Hello friends, this is my second video and I'm gonna tell you about the basics of accounting part 2. So अगला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका सबसे पहला क्या होता है कि हम बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसे रिकॉर्ड करना उसे सिस्टमैटिक वे में। जो भी हमारी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसे रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग का एक फॉरमोस्ट फंक्शन है। द नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़। इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं हमारी इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स, जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उन्हें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना, ये होता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का सेकेंड पॉइंट। द थर्ड इज टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग नॉट ओनली कम्युनिकेट्स द रिजल्ट टू डिफरेंट पार्टीज बट इट ऑल्सो फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर टैक्स एंड लोन पर्पसेस। अब देखिए, जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस को अब कोई बिज़नेस हम चला रहे हैं तो ये तो होता नहीं है कि सब पैसा जो है, कैपिटल जो है हर बार पूरी होगी। कई बार हमें और ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, इन्वेस्टर्स की। कई बार हमें बैंक से लोन लेना पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें लोन चाहिए। तो वो क्या मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपनी अकाउंटिंग के बुक्स दिखाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए कि हमें पता चल सके कि अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, ताकि हम सोच सके कि पैसे देने हैं या नहीं। या हम टैक्स अथॉरिटीज़ जो टैक्स चार्ज करती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे करती हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ to protect the properties of the business from unwanted use. Accounting keeps the detailed and systematic record of each and every property which belongs to business. In this way, frauds and misappropriation of funds are prevented. ये हम क्या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में हम हर एक प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड रखते हैं, तो इससे हम फ्रॉड से बच सकते हैं। Uses, advantages and utility of accounting. So the first point is provide complete and scientific record. Accounting is meant to maintain complete record of financial transactions during the accounting period of an entity. Accounting period होता है 1 Jan से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारे होते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो ये क्या करता है, हमारे एक साल का हमें पूरा जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड पता चलता है अकाउंटिंग से। द नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या हमें हमारे बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ रहा है। थर्ड इज enables comparison of cost, expenses, sales and profit etc. of the entity of the current year with previous years and also with the other units of the same trade industries. ये हमें सकते हैं कि हम कंपेयर कर सकें हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को पिछले साल के एक्सपेंसेस को इस साल के एक्सपेंसेस से, या हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और इंडस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकें जो वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कंपाइलिंग विद लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये वही हो गया कि हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर हमारे बिजनेस पे कोई कोर्ट पे केस करता है या कुछ भी करता है कि धोखाधड़ी की है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, हमारा पैसा कहाँ पे है और कितना हमने खर्च किया। द नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। इफ बिजनेस नीड्स टू बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न देन द लेट्स balance sheet prepared is likely to form basis of bargaining the amount which should be realized. It helps both the buyer as well as seller of the business in deciding the deal. हमें बिजनेस की वैल्यू पता चलती है किससे, अकाउंटिंग से। अगर हम वाइंड अप करेंगे बिजनेस, अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे चल रहा है तो हम ये कभी नहीं सोच के चलते कि बिजनेस कभी वाइंड अप भी होगा। रियलाइज वैल्यू हमें पता चल जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। Almost every business requires additional funds for its growth. Such requirements are met by institutional like commercial banks, financial institution in the form of granting loans. हमें लोन लेने ईजी हो जाते हैं क्योंकि हमारी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है कि इन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में, तो कोई भी बैंक हमें लोन आसानी से दे सकता है। द नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर ओनर्स एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग हेल्प्स एंड गाइड्स द मैनेजमेंट ओनर्स in planning the business activities, taking certain decisions when choice of alternatives is involved and controlling the business operations to ensure the achievement of goals. Accounting help करता है मैनेजर एंड ओनर को डिसीजन लेने के लिए, ताकि वो सोच सकें कि आगे हमें कौन सा डिसीजन लेना है। पहले प्री अस्यूम कर लें कि हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है
तो वो हमें कैसे पता चल जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अगर इस साल प्रॉफिट हो रहा है तो शायद अगले साल भी प्रॉफिट हो, ये सोचकर वो कैसे डिसीजन ले सकें। और इस साल लॉस हुआ है तो मैनेजर ऐसे कौन से डिसीजन ले कि अगले साल लॉस ना हो, ये हमें कैसे पता चलता है, अकाउंटिंग से। द नेक्स्ट इज, अगर हमें अकाउंटिंग के फंक्शंस, अकाउंटिंग में परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, और अकाउंटिंग के हमें एडवांटेजेस भी बहुत हैं, बट if there are advantages there are limitations also. So the limitations of financial accounting is, financial accounting permits alternative treatments. अब अगर देखिए कि हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, no doubt accounting is based on concepts and it follows generally accepted principles, but there exists more than one principle for a treatment of any one item. एक आइटम को परफॉर्म करने के लिए हमें एक से ज़्यादा प्रिंसिपल भी मुहैया करवाए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ने पिछले साल जो मेथड यूज़ किया वही मेथड इस साल भी यूज़ करे। कई बार आरबीआई जो है रूल चेंज कर देती है कि अगर आपने पिछले साल ये किया तो आपको आगे से ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे लीफो एंड फीफो। इससे क्या हो जाता है, हम कंपेरिजन नहीं कर सकते अकाउंटिंग है, क्योंकि पिछले साल हमने कोई और मेथड यूज़ किए थे और इस साल हमने कोई और मेथड यूज़ किया। सो दिस इज़ अ foremost limitation of accounting. The next is, financial accounting is influenced by personal judgments. In spite of the fact that convention of objectivity is respected in accounting, but to record certain events, estimates have to be made which requires personal judgment. कहते कई जगह पे ये होता है कि अकाउंटेंट है उसको खुद भी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें उनकी पर्सनल जजमेंट आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर फॉर द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज required to estimate future life of the asset and scrap value of the asset. अब देखिए, अगर अकाउंटेंट जो है बुक्स बना रहा है, कोई ये सोच के बना रहा है कि फ्यूचर लाइफ कितनी होगी एसेट की, कोई स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से बना रहा है, तो वो क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर लेते हैं कि इतना होगा शायद, तो वो कहाँ पे, वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है अकाउंट्स में, पर्सनल जजमेंट में। द नेक्स्ट इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। क्या करता है, इग्नोर करता है नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी है, एफिशिएंसी है, चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ मनी, ये इन्फ्लेशन रिकॉर्ड नहीं करते हम अकाउंटिंग में। जो है एसेट की इन्फ्लेशन की, मनी की वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे 1 रुपया अमेरिकन डॉलर देखा ना जाए तो 60 या 70 रुपये का होता है, 1 रुपये के इज इक्वल टू। अब उसमें चेंज आता रहता है वैल्यू ऑफ मनी में, तो हम वो रिकॉर्ड नहीं करते, जो इसकी वेरी बिग लिमिटेशन है। द नेक्स्ट इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको पता है कि बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डिजाइन्ड टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स for a period, normally 1 year. So the information is at best of historical interest and not only post-mortem analysis of the past can be conducted. The business requires timely information at frequent intervals to enable the management to plan and take corrective action. अब हम देखते हैं ये हमें पता कैसे चलता है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, हमें बीच में तो नहीं पता चलता, पर मैनेजर्स क्या होते हैं उन्हें बीच बीच में भी ये पता लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेने पड़ते हैं आगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे साल के बाद हमें लॉस पता चले, हम पूरा साल ऐसे ही देखी जाएंगे, हमें पता करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस हैज बजटेड दैट ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल्स शुड बी 12 lakh, then it requires information whether the sales in the first month of the year amounted to 1 lakh or less or more. जैसे ये कह रहे हैं कि बिजनेस ने बजट बनाया, उसने कहा कि हमारी सेल्स पूरे साल में 12 लाख होनी चाहिए, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि पहले मंथ हमारी 1 लाख हुई है या नहीं, अगर ज़्यादा हुई है या कम हुई है, वो तो ऐसे पता नहीं चलता, वो तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा कि हमारी 11 लाख हुई है या 13 लाख हुई है, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। So it is a serious limitation of the accounting. The next point is, financial accounting doesn't provide detailed analysis. अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो क्या होती है, वो सिर्फ फिगर्स होती हैं, वो हमारे डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होता। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी कितना प्रॉफिट हुआ है, पर कैसे हुआ है, किस चीज़ से हुआ है। अगर हम सपोज कीजिए कि एक बिजनेस है, वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोप, शैम्पू एंड डिटर्जेंट पाउडर। अब उसे साल के एंड में पता चलता है कि उसे प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, वो क्या है, एग्रीगेट प्रॉफिट है उसका, मतलब उसे तीनों से प्रॉफिट हुआ, उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो उसे सोप से हुआ है, शैम्पू से हुआ है और डिटर्जेंट पाउडर से हुआ है। सो it is the serious limitation of accounting that it doesn't provide detailed analysis. The next is, financial accounting doesn't disclose the present value of the business. कि अकाउंटिंग में हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं वो हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं बताता बिजनेस की। सपोज कीजिए मैं आपको बताती हूँ, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज शोन बाय अ स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट। एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है,
In balance sheet, the assets are shown on the basis of continuing entity concept. कंटिन्यूइंग एंटिटी कंसेप्ट होता है कि एसेट ऐसे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि कभी भी ये जो है हमारा बिजनेस वाइंड अप नहीं होगा, कि आगे चलते जाएगी, एसेट की वैल्यू लाइफ लॉन्ग है. Thus, it is presented that business has relatively longer life and will continue to exist indefinitely. Hence, the asset value are going concern values. The realized value of each asset, if sold today, can't be known by studying the balance sheet. बैलेंस शीट से हमें, अगर आज हम कोई भी एसेट बेचें तो उससे हमें, देखिए मैंने कोई मशीनरी है, बिजनेस ने सोच लिया कि ये मैं बेच दूंगा, बिजनेस ने वो एसेट रियलाइज कर दिया, बट बैलेंस शीट है उसे ये नहीं पता चलेगा कि उसकी सोल्ड वैल्यू क्या होगी, उसे कितना मिलना चाहिए. द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग मैकेनिज्म. मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन डिपेंड अपॉन द चॉइस और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन enterprise. The organization may likely maintain cash book and personal accounts only, which is considered as a system of maintaining incomplete records. Other organizations may choose to prepare all personal, real and nominal accounts. This accounting mechanism is described below. अकाउंटिंग का मैकेनिज्म होता है कि कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होती है. अब देखिए, पहले था सिंगल एंट्री सिस्टम, जो अब नहीं चलता. अब गाइडलाइंस आई हुई हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ही होगा. सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक इफेक्ट शो किया जाता है. दिस system ignores the two-fold aspects of each transaction as considered in double entry system. Under single entry system, merely personal aspect of the transaction considered. सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं. दिस मेथड टेक्स नो नोट ऑफ द इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन अदर देन कैश. कैश के अलावा और कोई वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी. It offers no check on the accuracy of the posting and no safeguard against fraud because it doesn't provide any check over the recording of the transaction. Therefore, it is called as imperfect accounting. इसे हम imperfect accounting ही कहते हैं. According to Kohler, it is a system which records cash transactions and transactions relating to personal accounts. सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी. अदर हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते. हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट की एंट्री कैसे पड़ेगी कि इस बिजनेस ने इतना एसेट सोल्ड किया. वो कैसे होगा कि वो सिर्फ बिजनेस का नाम की ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाएगी. नेक्स्ट इज इंडियन देशी नामा सिस्टम. इसे हम कह सकते हैं जो पुराने ज़माने में या अभी भी कई शहरों में बनते हैं बही खाते, बहीज बनाई जाती हैं जिसमें लोग रिकॉर्ड करते हैं. वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग उनकी चॉइस होती है, वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं उनकी मर्जी होती है. नेक्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम, जो आजकल के बिजनेस चूज करते हैं. द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड बाय लुका पिसोली, वाज अ फ्रेंचिज्म monk of Italy. With the passage of time, the system has gone through a lot of development stages. It is the only method fulfilling all the objectives of systematic accounting. It recognizes the two-fold aspect of every business transactions. इसमें दो एक्सपेक्ट शो किए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और ये जो फिल करता है ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को. सो इट इज़ यूज्ड ऑल ऑफ द बिजनेसेस.